हाय एवरीवन, वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मेरा नाम तोशु चौधरी है और हम पढ़ रहे थे मैथ्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। हमारे लास्ट सेशन में हमने कवर किया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी सप्रतिबंध प्रायिकता, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रायिकता की गुणन प्रमेय यानी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता की गुणन प्रमेय सप्रतिबंध प्रायिकता से ही रिलेटेड है, उसी का एक्सटेंशन है। सप्रतिबंध प्रायिकता में हमने क्या पढ़ा था? अगर किसी सैंपल स्पेस S से संबंधित दो घटनाएं E और F हमारे पास हैं, तो इस चीज की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता घटना E की घटने की प्रायिकता क्या होगी यदि F पहले से ही घटित हो चुका हो। ये हमने पढ़ा था सप्रतिबंध प्रायिकता में। ये प्रायिकता होती है बराबर P E इंटरसेक्शन F अपॉन P F के। यही हमने पढ़ा था। अब यहाँ से जरा इस वाले पार्ट को आप इधर ले आइए, तो P E इंटरसेक्शन F ये कितना हो जाएगा? P F इंटू P E बाय F। और ये जो हमने निकाला है यही है हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता की गुणन प्रमेय। देखिए ये रहा P E इंटरसेक्शन F। P E इंटरसेक्शन F बराबर P F इंटू P E बाय F। ये भी हमारा इसी से निकल जाएगा। ये तो हमने P E बाय F निकाला, और अगर हम P F बाय E निकालें तो कितना आएगा? P E इंटरसेक्शन F अपॉन P E। यही आया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। इस बार आप P E को इधर ले जाइए, तो P E इंटरसेक्शन F कितना आ जाएगा? P E इंटू P E बाय F। यानी इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया और ये बन गई हमारी गुणन प्रमेय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। क्लियर? अब देखिए, ये तो है आपकी दो घटनाओं के लिए। इसको ज्यादा डीप आपको जानने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारी है कंडीशनल थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और ये है हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इसमें क्या है? इसमें आपको दो घटनाओं की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, घटना E और घटना F की प्रायिकता। ठीक है, अगर हम इसकी फॉर्मुलेशन पर जाएं तो वो क्या कहता है कि E और F की प्रायिकता निकालनी है, तो गुणनफल प्रमेय से वो किसके बराबर होगी? E की प्रायिकता इंटू F की प्रायिकता, घटना F की प्रायिकता जब घटना E घटित हो चुकी है यानी कंडीशन लग चुकी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाय E, या फिर F की प्रायिकता इंटू E की प्रायिकता जब F घटित हो चुका है। यही है हमारी ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, गुणनफल प्रमेय। ये हमारी दो घटनाओं के लिए है। अगर घटनाएं तीन हो, इन केस तीन घटनाओं E, F और G के लिए हमारी गुणनफल प्रमेय हो जाएगी ये P E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G बराबर P E P F बाय E P G बाय E इंटरसेक्शन F। ठीक है, आपको पता होगा कि E इंटरसेक्शन F को हम EF भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है और, हिंदी वाला, या फिर एंड। और जब हम यूनियन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है या फिर और, इंग्लिश वाला। क्लियर? तो प्रायिकता की गुणन प्रमेय हमारी ये हो गई। जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर आएंगे तो आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, जैसे सप्रतिबंध प्रायिकता में हुआ था। गुणनफल प्रमेय के ऊपर क्वेश्चन देखिए। एक कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंदें हैं। दो गेंद एक के बाद एक निकाली जाती हैं और पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती। मतलब कि आपके पास 15 गेंदें हैं, आप उसमें से एक निकाल लेते हैं और फिर उसको वापस नहीं रखते, उसके बाद दूसरी निकालते हैं।
क्लियर, ये दिया हुआ है। मान लीजिए कि कलश में से प्रत्येक गेंद का निकलना समसंभाव्य है, इक्वली लाइकली है, तो दोनों काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है? किस चीज की प्रायिकता पूछिए कि जो निकाली हुई गेंदें हैं दोनों, वो दोनों काली हैं, यानी पहली गेंद काली और दूसरी गेंद काली। अगर मैं पहली बॉल का निकलने को घटना ई का नाम दूं, इसका मतलब घटना ई मैंने क्या ले लिया? पहली काली बॉल का निकलना। ई क्या हो गई हमारी कि पहली बॉल हमारी काली है, ये हमने घटना ई ले ली। घटना एफ दूसरी काली बॉल का निकलना, दूसरी काली बॉल का निकलना। दोनों घटनाएं हमें ले ली। अब हमें प्रायिकता किस चीज की निकालनी है? किस चीज की प्रायिकता निकालनी है? ई पहली बॉल का काले होना, और ये और है दूसरी बॉल का काला होना। इस चीज की हमें प्रायिकता निकालनी है। तो हो गई नहीं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, अभी अभी हमने पढ़ी थी गुणन प्रमेय, तो उससे अभी हम करेंगे। क्या होती है गुणन प्रमेय, क्या बोलती है? या तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, पीई पी एफ बाई ई, यही है, या फिर हमारा क्या है? पी एफ पी ई बाई एफ। ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि हम कौन सा लेंगे। हम लेंगे ये वाला। क्यों? पहली काली बॉल निकल रही है, यानी पीई। पीई कितना हो जाएगा? हमारे पास टोटल 15 बॉलें हैं। एनएस फेवरेबल केस कितने हैं? 10। ये हो गई हमारी पहली बॉल के काले आने की प्रायिकता, पीई, ये वाला मान, ठीक है। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? दूसरी बॉल भी काली आ रही है ना, दूसरी बॉल के काली आने की प्रायिकता। लेकिन पहली बॉल जो हमने काली निकाली है वो बाहर है, वो वापस नहीं गई, तो अब हमारे पास कितनी बची? 14 बॉल। इनमें से काली बॉल के आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 9 ऊपर। तो ये क्या हो गई आपकी दूसरी बॉल के काले आने की प्रायिकता। यहाँ आप ध्यान दीजिए, दूसरी बॉल के काले आने की प्रायिकता ये नहीं होगी, दूसरी बॉल के काले आने की प्रायिकता ये होगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ कंडीशन है कि पहली बॉल काली आ चुकी है। यानी हमने यहाँ पर पी एफ नहीं लिखा, हमने यहाँ पर क्या लिखा? पी एफ बाई ई, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि ई जो है पहले ही अकर हो चुका है, ये घटना पहले ही घट चुकी है, पहली बॉल पहले ही काली आ चुकी है। तो अब जब हम दूसरी बॉल काली निकालेंगे तो वो पी एफ नहीं होगी, वो पी एफ बाई ई होगी। और पी एफ बाई ई कितनी होगी? ये होगी। क्यों होगी? क्योंकि अब आपके पास 15 बॉलें थी, एक बॉल आपने निकाली, टोटल बची 14, यानी एनएस। सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स बचे? 14। 14 में से फेवरेबल केस कितने हैं आपके जो अंश में लिखे जाते हैं? जितनी काली बॉल होंगी 9 है, तो 9/14 आपका आंसर आ गया। 3 3 9, 3 5 15, 5 2 10, 2 7 14, 3/7। ठीक है, तो ऐसे आपको पहचानना होता है कि ये निकलवाया है या फिर ये निकलवाया है या फिर ये निकलवाया है। सारा का सारा लॉजिक का खेल है। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है और लॉजिक लगाना है। ठीक है, कैलकुलेशन तो 1 मिनट का काम है, कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगना, क्वेश्चन को समझने में टाइम लगना है। क्वेश्चन में जो पूछा है वो कैसे निकलेगा, ये सब आपको मैनेज करने में इस चीज में टाइम लगना है। क्लियर? स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटनाओं का प्रोबेबिलिटी में अपना एक बहुत बड़ा रोल है। पढ़ते हैं, यदि ई तथा एफ किसी प्रतिदर्श समष्टि एस से, यानी किसी सैंपल स्पेस एस से संबंधित दो घटनाएं इस प्रकार हैं। क्या दिया है? एक सैंपल स्पेस दिया है एस, दो घटनाएं दी हैं ई और एफ। किस तरह की घटनाएं हैं ये? कि किसी एक घटना के घटित होने से दूसरी घटना की प्रायिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी एक घटना के घटित होने से दूसरी घटना की प्रायिकता पर, यानी उसके होने या ना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता,
तो ये घटना ई और एफ जो है वो कहलाती है स्वतंत्र घटनाएं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो यदि ई और एफ हमारी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ये प्रायिकता यानी ई की प्रायिकता जब एफ पहले से ही घटित हो चुका है ये पीई के बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि एफ पहले से ही घटित हो चुका है, लेकिन इसके पहले से ही घटित हो जाने से ई पर फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्लियर? तो इस कंडीशन में ये वाली प्रायिकता इस प्रायिकता के बराबर होगी। इसी तरीके से अगर मैं निकालूं पी एफ बाय ई यानी एफ की प्रायिकता जब ई पहले से ही घटित हो चुका है, तब इस कंडीशन में ये प्रायिकता मेरे बराबर हो जाएगी इसके बराबर। क्यों? क्योंकि इसके ई के पहले से ही घटित हो जाने से एफ की प्रायिकता पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और ये एज इट इज बनी रहेगी। ठीक है, तो अगर हमारी ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ये कंडीशंस हमारी होंगी। इसी तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ी थी, वो क्या कहती है? पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई इंटू पी एफ बाय ई, ये होती है हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, हमने पढ़ी थी। लेकिन अगर ई और एफ स्वतंत्र है, क्योंकि हम स्वतंत्र घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, अगर ई और एफ स्वतंत्र है तो उस कंडीशन में ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी ये, देखिए अभी हमने देखा ना, और ये पीई हमारी है ही। यानी अगर ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्लियर? तो ये है हमारी स्वतंत्र घटना, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो हम क्या कह सकते हैं इससे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता किसके बराबर होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जहाँ ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये कंडीशन सिर्फ तभी लगेगी जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। क्लियर? इसी तरीके से ये तो दो के लिए हो गया। अगर ए बी और सी, अगर मेरी ए बी और सी ये तीन स्वतंत्र घटनाएं हों तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर हो जाएगा पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। इसी तरीके से जितनी भी स्वतंत्र घटनाएं आपके पास होंगी उनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता उनकी अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होगी। ये वाला क्वेश्चन देखिए पहले, यदि पी ए इक्वल्स टू 3/5 तथा पी बी इक्वल्स टू 1/5 और ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। आपको किसका मान निकालना है? पी ए इंटरसेक्शन बी का, क्योंकि ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? पी ए इंटू पी बी के। बिल्कुल होगा, क्योंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो गया? इनके मान रख दीजिए 3/5 इंटू 1/5 इक्वल्स टू 3/25 आंसर। सिंपल। इधर एक अनभिनत पासे को 2 बार उछाला गया, अनभिनत मतलब अनबायस्ड, एक पासे को 2 बार उछाला गया। मान लीजिए ए घटना, जो पहली घटना इन्होंने उसको ए का नाम दिया है, ए घटना पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना और बी घटना दूसरी उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना दर्शाते हैं। घटना ए क्या दी है इन्होंने कि जो हम पहली बार उसको थ्रो करेंगे तो उसमें विषम संख्या प्राप्त होगी, और घटना बी ये दी है जब हम उसको दूसरी बार थ्रो करेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी। घटनाओं ए और बी के स्वातंत्र्य का परीक्षण कीजिए। हमें ये चेक करना है कि क्या घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं या नहीं। इसके लिए क्या करना होगा? ये वाली कंडीशन चेक करनी होगी, ये वाली। अगर पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के बराबर आ गया तो घटनाएं स्वतंत्र है, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए पासे को 2 बार उछाला जा रहा है तो एन एस कितना हो जाएगा? 6 × 6 36 हो जाएगा।
Na कितना हो जाएगा? इन 36 में से कितनी जगह पर, कितनी बार ऐसा होगा कि विषम संख्या आएगी पहली उछाल पर? ठीक है, देखिए ये होगा बिल्कुल इसके आधे बार। ठीक है, बिल्कुल इसके आधे बार होगा। जैसे अब मैं बता देती हूँ आपको, ए कितना होगा पहली उछाल पर विषम संख्या, यहाँ 1 आ गया, इधर 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, इधर 2 आ गया, यहाँ 1 3 1 4 1 5 1 6, 6 ये हो गई। 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 सम है। फिर इसी तरीके से हमारी 3 के साथ बनेंगी, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसी तरीके से हमारी 5 के साथ बनेंगी, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ये जो हमारे पास 6 3 18, ये जो 18 एलिमेंट्स आए हैं, ये क्या शो करते हैं कि पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त हुई है। इसका मतलब Na हो गया 18। Na 18 हो गया क्योंकि 18 बार ऐसा होगा जब पहली उछाल पर विषम संख्या होगी। सिमिलरली दूसरी उछाल पर विषम संख्या भी 18 बार होगी। जैसे 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, या फिर 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3। इस तरीके से जैसे ये 18 बार आया है ऐसे ये भी 18 बार आ जाएगा। तो Na भी 18 हो गया, Nb भी 18 हो गया। यहाँ से Pa कितना हो जाएगा? Na अपॉन Ns 18/36 1/2। यहाँ से Pb कितना हो जाएगा? Nb अपॉन Ns 18/36 1/2। तो हमारी Pa आ गई और Pb आ गई। लेकिन अभी हमें क्या निकालना है? A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता भी तो निकालनी है। तो पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि A इंटरसेक्शन B में कितने अवयव कॉमन हैं। पहले हम A इंटरसेक्शन B निकालते हैं। A इंटरसेक्शन B क्या निकलेगा? A इंटरसेक्शन B A में और B में जो कॉमन अवयव हैं, यानी जिनके पहले उछाल पर भी विषम संख्या है और जिनके दूसरे उछाल पर भी विषम संख्या है, यानी 1 1 पहले पर विषम, दूसरे पर विषम, 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5। क्या इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी ऐसी है जब पहली और दूसरी दोनों उछाल पर विषम संख्याएं हो? हमने सारी पॉसिबिलिटीज ले ली, इसके अलावा और कोई नहीं बची। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आ गया? 9। Na इंटरसेक्शन बी, हाँ लिख देती हूँ। Na इंटरसेक्शन बी कितना आ गया मेरा? 9 आ गया। 9 एलिमेंट्स हो गए ना इसमें। जब अब Na इंटरसेक्शन बी आ गया तो Pa इंटरसेक्शन बी भी निकल जाएगा। Na इंटरसेक्शन बी अपॉन Ns, पूरा लिख दिया मैंने। Na इंटरसेक्शन बी है 9, Ns है हमारा 36, शुरू में निकाला था 1/4। ठीक है, अब आप जरा देखिए, Na इंटू Nb कितना है? Na 1/2, Nb 1/2, यानी 1/2 इंटू 1/2 कितना आया? 1/4। और जो कि इक्वल है हमारा ये P है, ठीक है ना, जो कि इक्वल है हमारा Pa इंटरसेक्शन B के। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया? Pa इंटू Pb बराबर Pa इंटरसेक्शन B। अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्लियर? 3 सिक्कों को उछाला गया है। मान ले E घटना 3 चित या 3 पट प्राप्त होना है। एक घटना ली है इन्होंने E, क्या घटना है वो? या तो उस पर 3 हेड्स आ रहे हैं या फिर 3 टेल्स आ रहे हैं। और F घटना न्यूनतम 2 चित प्राप्त होना है। F कौन सी घटना है जिसमें एटलीस्ट 2 टेल्स, 2 चित हैं, 2 हेड्स हमारे पास हैं। चित यानी हेड
और पट यानी टेल। न्यूनतम 2 चित्त हमारे पास है, इसका मतलब एटलीस्ट 2 हेड्स हमारे पास हैं। जी घटना, अधिकतम 2 पट प्राप्त होना यानी मैक्सिमम 2 टेल्स प्राप्त होना को निरूपित करते हैं। यानी आपके पास 3 घटनाएं दी हुई हैं, ई, एफ और जी। तीनों में क्या क्या गिवन है वो भी है। अब क्या है, युग्म ई एफ, ई जी और एफ जी में कौन कौन से स्वतंत्र हैं। आपको बताना है कि क्या ई और एफ स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको इस पेयर में भी बताना है, ई और जी में भी, और इसी तरीके से एफ और जी में भी बताना है कि क्या ये स्वतंत्र है परतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है परतंत्र है, या ये भी स्वतंत्र है परतंत्र है। इसका मतलब कि इन तीनों में से कौन से स्वतंत्र हैं ये बताना है, और साथ के साथ कौन कौन से पराश्रित हैं, मतलब कि स्वतंत्र नहीं है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एस बताइए, एस क्या होगा। 3 सिक्के चल रहे हैं, या तो तीनों पर हेड, ठीक है, यानी चित्त, या तीनों पर टेल यानी पट, या 2 पर हेड 1 पर टेल, या हेड टेल हेड, या टेल हेड हेड। इसके अलावा टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, और इसके अलावा कौन सा बच गया, 2 टेल यहां आ गई, 2 टेल यहां आ गई, टेल टेल हेड। 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों के आठों केसेस हमारे पास आ गए। एस हो गया, तो इसका मतलब एन एस कितना हो गया, यहीं पर लिख देती हूँ, 8 हो गया। ठीक है, आप जानते हैं कितने सारे क्वेश्चंस में आप कर चुके हैं, इसको 11th क्लास में भी बहुत किया है। ई घटना, ये एस निकाला था, अब ई क्या बोलता है, 3 चित्त या फिर 3 पट, 3 हेड्स या फिर 3 टेल। तो ई कितना हो जाएगा, 3 हेड या फिर 3 टेल, ये हो गया हमारा ई। कितने एलिमेंट्स हो गए इसमें, कितने अवयव हो गए, ई में 2 अवयव हो गए। एफ, न्यूनतम 2 चित्त प्राप्त होना यानी एटलीस्ट 2 टेल्स, कम हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब 2 हेड्स तो आपके पास होने ही चाहिए। 2 हेड, 2 हेड, 2 हेड, 3 हेड, ये हमारे पास वो कंडीशंस हैं जहां कम से कम 2 चित्त यानी 2 हेड हैं, ये 4। ठीक है, तो यहां से एन एफ कितना निकल गया, 4। जी, तीसरी घटना और दी हुई है जी, अधिकतम 2 पट प्राप्त होना यानी मैक्सिमम 2 टेल्स हमारे पास हो सकती हैं। 2 टेल्स, 2 टेल्स के कौन कौन से बैठेंगे केसेस, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी। मैक्सिमम 2 टेल से यानी 1 टेल भी हो सकती है। 1 टेल कैसे बच जाएगा, एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच। अधिकतम 2 टेल से, इसका मतलब 0 टेल भी हो सकती है, यानी ये वाली कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने एलिमेंट्स आ गए जी में, एन जी बराबर 7। ये वाला समझ आया, लास्ट वाला, अधिकतम 2 पट हैं, मैक्सिमम 2 टेल्स हैं। मैक्सिमम 2 टेल्स का मतलब क्या है कि 2 से ज्यादा टेल्स नहीं है, मतलब कि 3 टेल्स नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, टी टी टी, सिर्फ ये वाला इसमें नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे, क्योंकि बाकी सब में या तो हमारे 0 टेल्स है, या 1 टेल है, या फिर 2 टेल्स है। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, ई भी आ गया, एफ भी आ गया, जी भी आ गया। लेकिन जब हम इनकी स्वतंत्रता को चेक करते हैं तो हमें इनके इंटरसेक्शन भी चाहिए होते हैं, तो साथ के साथ हम उसका भी निकाल लेते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों में क्या कॉमन बैठेगा, एच एच एच, और कुछ है, टी टी एच नहीं है, यानी कितना आया, एन ई इंटरसेक्शन एफ 1। ई जी का भी निकाल दीजिए, ई इंटरसेक्शन जी। ई और जी में क्या कॉमन है, ट्रिपल एच है इसमें, ये रहा, और टी टी एच है इसमें, ये रहा।
इससे ज़्यादा तो कॉमन हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि ई में अपने आप ही 2 एलिमेंट्स हैं। तो कितना आ गया, एन ई इंटरसेक्शन जी बराबर 2 आ गया। थर्ड वाला एफ जी, एफ जी क्या क्या कॉमन है एफ में और जी में, एच एच टी ये रहा, एच टी एच ये रहा, टी एच एच ये रहा, एच 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 ये रहा, यानी चारों के चारों कॉमन है। ठीक है, एच एच टी एच टी एच टी एच 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 एच, कितना हो गया हमारा एन एफ इंटरसेक्शन जी बराबर 4। अब सारी चीज़ें हमारे पास निकल गई हैं, अब सिर्फ प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, और उनको कंपेयर करना है। पहले इसको देखते हैं, अगर ये हमारे स्वतंत्र है तो क्या होना चाहिए, पी ई इंटू पी एफ बराबर होना चाहिए पी इंटरसेक्शन एफ के। ठीक है, तो पी ई इंटू पी एफ निकाल दिया आप यहाँ से, पी ई एन ई अपॉन एन एस, एन ई कितना 2, एन एस कितना है 8, डायरेक्टली लिख दे रही हूँ मैं, इंटू पी एफ एन एफ अपॉन एन एस, 4 2 8, कितना आ गया 1/8, पी ई इंटू पी एफ आ गया। अब ज़रा यहाँ से पी ई इंटरसेक्शन एफ भी निकाल लीजिए, कितना आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ 1/8, दोनों चीज़ें इक्वल आ गई। ठीक है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ई एफ ये वाला जो पेयर है ये स्वतंत्र है। इसी तरीके से जैसा हमने ई और एफ के लिए चेक किया है, अब हम ई और जी के लिए चेक करेंगे, पी ई इंटू पी जी, पी ई तो यही आएगा 2/8, पी जी एन जी 7 अपॉन एन एस 8, 2 4 8, 7 8 4 32, 7/32 आ गया। ठीक है, पी ई इंटरसेक्शन जी, ई इंटरसेक्शन जी ये रहा, 2 एलिमेंट्स है, 2/8, कितना आ गया 1/4। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू की इक्वल नहीं है, अतः ई जी हमारे पराश्रित हैं। ठीक है, पराश्रित हैं यानी स्वतंत्र नहीं है। दोनों हो गए। बिल्कुल इसी तरीके से तीसरा भी निकल जाएगा, यहां निकाल दे रही हूं मैं तीसरा, चलिए यहीं पर निकालते हैं, स्पेस है अभी, पी एफ और जी, पी एफ इंटू पी जी, पी एफ कितना है 4/8 इंटू पी जी कितना है, ये भी हमने निकाला था अभी 7/8, ये रहा 7/8, 4 2 8, ये आ गया हमारा 7/16। ठीक है, पी एफ इंटरसेक्शन जी, पी एफ इंटरसेक्शन जी, एफ इंटरसेक्शन जी 4/8, कितना आ गया 1/2, ये कितना आया 7/16, ये कितना आया 1/2। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि एफ जी पराश्रित है। ठीक है, तो हमारा ये आ गया स्वतंत्र और ये दोनों आ गए पराश्रित, मतलब ये दोनों स्वतंत्र नहीं आए हैं। तो जब भी आपको स्वतंत्रता चेक करनी हो ना, आप सिर्फ यही वाला फंडा चेक करेंगे। ठीक है, एन ए इंटू एन बी, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, अगर ये इक्वल है तो स्वतंत्र है और अगर ये इक्वल नहीं है तो स्वतंत्र नहीं है। यही काम हमने सेपरेटली इन तीनों के साथ किए।
ठीक है। इन केस अगर आपसे ये पूछते कि बताइए क्या ई, एफ और जी स्वतंत्र हैं, तो हम उस केस में क्या करते? हम उस केस में करते, देखिए, अगर आपसे किसके लिए पूछा जाता, ई, एफ और जी, क्या ये तीनों स्वतंत्र हैं या नहीं है, तो हमें क्या चेक करना था, पीई इंटू पी एफ इंटू पी जी। अगर ये मेरा बराबर आ जाता पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी के, तो ये हमारे स्वतंत्र हो जाते, अदरवाइज नहीं होते। तो इसको भी हम यहाँ से बहुत इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। पीई कितना निकाला था हमने, पीई यहाँ पे निकाला 2/8, पीई 2/8 है। पीएफ भी निकाला है हमने 4/8 है। पीजी भी हमने निकाला है कितना, 7/8 है। ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाली है, राइट हैंड साइड भी निकाल लेते हैं। यहीं पर कितनी आएगी, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, तीनों में क्या कॉमन है, देखिए ई तो ये रहा, एफ ये रहा और जी ये रहा, तीनों में देखिए क्या कॉमन है। सिर्फ ई वाले को चेक कर लीजिए, क्योंकि ई में 2 एलिमेंट है ना, ये चेक कर लीजिए इनमें है या नहीं है। ये वाला एलिमेंट तो मुझे मिल गया, ठीक है। TTH इसमें नहीं है, तो इसमें हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें नहीं है। क्योंकि इंटरसेक्शन निकाल रही हो तो तीनों में होना चाहिए, लेकिन तीनों में मेरे सिर्फ एक ये एलिमेंट मिल रहा है। तो ये कितना आया, 1/8, 2 4 8 कैंसिल, इधर से कितना आया 7/64 और इधर से आया 1/8, जो कि इक्वल नहीं है। अतः ई, एफ और जी स्वतंत्र नहीं है। तो कुछ नहीं करना, स्वतंत्रता चेक करना बहुत सिंपल है प्रायिकता में, सिर्फ ये वाली चीज़ आपने चेक करनी होती है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ी प्रायिकता की गुणनफल प्रमेय, और अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे बेस थ्योरम। आज की वीडियो के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन है ये, एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासा, यहाँ पर न्याय और अभिनत से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अनबायस्ड है, को उछाला गया। मान लें कि एक घटना सिक्के पर चित प्रकट होता है। ये घटना क्या कहती है कि जो कॉइन है उस पर चित आ रहा है, हेड आ रहा है, और घटना बी पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है, और बी क्या कहता है कि जो पासा है उस पर 3 आ रहा है, को निरूपित करते हैं। ए और बी दोनों घटनाएं बता दी गई हैं। निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं या नहीं। आपको बताना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या फिर नहीं। बच्चों, आप बताएं आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपको समझ आई या नहीं आई। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो भी आप हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, या कोई भी अदर फीडबैक आपके पास है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। बच्चों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।